जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आते रहिए और हिस्ट्री के क्लास में जुड़ते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। हमें सबों की ज़रूरत है इतिहास पढ़ने की, इसलिए हमारे पूर्वज ना होते तो हम ना होते, इसलिए पूर्वज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो पूर्वज पहले अतीत तब न वर्तमान, पहले अतीत में चलेंगे तब वर्तमान में चलेंगे। तो पीछे वाले जब हम अतीत का इतिहास जानेंगे तब ना वर्तमान का इतिहास समझने में हमें आसानी होगी। तो फिर चलते हैं उस एक इतिहास की तरफ जो कि हम फिर से पढ़ते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य, इसमें हमें पढ़ना है शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश का एक वीडियो पहले अपलोड है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। इसको पढ़ते किस वंश में है? हसीन मसूक शाह। पहले देखिए, हसीन मसूक शाह। तो ह से हरियंक वंश, ठीक, स से शिशुनाग वंश, म से मौर्य वंश, ठीक, नंद वंश। उसके बाद हसीन मसूक, तो म से मौर्य वंश और सु से शुंग वंश, ठीक। तो वही शुंग वंश के बारे में हम जिक्र करेंगे, जिसमें कि 185 से 75 ईसा 73 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व, ठीक, AD-BC, इसके बारे में हम पढ़े हैं। वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो उसी में हम पढ़े हुए हैं। वीडियो एक एक करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो इसी शासन सन में, इसी के बीच में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शुंग वंश जो है, इसमें इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ रचना हुई। शुंग वंश के समय में, शुंग वंश के समय, इसमें जो शुंग वंश है इसके समय में जातक नामक ग्रंथ या पुस्तक, इसकी क्या हुई? रचना हुई। जातक ग्रंथ लिखा गया था, ठीक। तो वो कौन सा ग्रंथ है? सबसे पहले देखें कि ब्राह्मण साम्राज्य हुआ। ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश आए। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक को इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, मतलब उसको जाकर देख लीजिएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक। अब शुंग वंश में आए तो इन्होंने किस किस प्रकार का नियम लगाए, किस किस प्रकार का राज किए, वो देखते हैं। तो इसमें जातक नामक ग्रंथ, ठीक, या पुस्तक कहिए, ठीक, जातक नामक एक पुस्तक था, उसको लिखा गया। इधर देखिए, इसके मतलब जातक नामक एक, इनके शासन में पुष्यमित्र शुंग के शासक में जातक नामक एक ग्रंथ भी लिखा गया था, जिसको पुस्तक कहिए या ग्रंथ कहिए, ठीक। यहाँ पे लिखना है प्राणी, ठीक। ये क्या है? एक लेखककार है या फिर एक रचनात्मक है, मतलब किसी ग्रंथ के लिखे हुए व्यक्ति के हैं, ठीक। तो इनका नाम है प्राणी। तो ये क्या किए हैं? ये रचयिता है। हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि रचयिता कौन है या फिर लेखककार कौन है या लेखक कौन है। तो ये क्या किए थे? प्राणी, ये एक प्रकार का रचनात्मक, इन्होंने व्याकरण, प्राणी नामक एक ग्रंथ भी लिखा या रचनात्मक लिखा। ये एक क्या हुआ? पुस्तक हो गया, ठीक। अब यहां लिखते हैं अष्टाध्यायी, ये क्या हुआ? एक पुस्तक हुआ। इसमें जो व्याकरण ग्रंथ लिखे, ये एक वैज्ञानिक मतलब लेखककार हुए, रचयिता हुए, उसने क्या लिखे? इन्होंने अष्टाध्यायी ने पुष्यमित्र शुंग के समय शुंग वंश में अष्टाध्यायी रचनात्मक क्या किए? व्याकरण नामक एक ग्रंथ लिखे, ठीक। अब देखिए मनु, इसमें एक मनु, ये भी क्या हुए? लेखककार हुए। मनु जिनका नाम है, ये क्या हुए? एक लेखककार हुए। ये क्या किए?
कि इन्होंने मनुस्मृति इन्होंने मनुस्मृति नामक पुस्तक लिखा, जिसका शॉर्ट वीडियो अपलोड है कि मनुस्मृति में स्त्री यानी महिला के बारे में क्या कहा गया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए गर्गी, इन्होंने भी ये क्या है, लेखककार हैं, ये भी एक रचयिता है, ये भी एक लेखककार हैं, लिखने वाले हैं। और गर्गी, इन्होंने क्या किया, गर्गी नामक पुस्तक की रचना की, गर्ग संहिता नामक पुस्तक का क्या किए, रचना किए। अब देखिए इधर देखिए, जीन सेन का हरिवंश एक है, हरिवंश के हरिवंश के संस्थापक कौन थे, जीन सेन ने हरिवंश का स्थापना किए। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें लिखा है बौद्ध चैत्य भवन, इन्होंने मतलब शुंग वंश के समय में बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण, मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए कि बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण कब हुआ, तो उसमें आप बोल सकते हैं या किसके शासन में हुआ, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि शुंग वंश के समय में बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण हुआ। ठीक, ये जिसको किसने किया, पुष्पमित्र शुंग के समय में हुआ था। इस काल में मतलब जो है कि शुंग वंश, इसी काल में क्या हुआ, 2 युद्ध हुआ। इस काल में 2 मतलब युद्ध, लड़ाई हुई। इस काल के 2 युद्ध कौन कौन से हैं, वो युद्ध देख लेते हैं हम। पहला विदर्भ युद्ध, पहला युद्ध हुआ, और दूसरा युद्ध जो हुआ वो क्या हुआ, विदर्भ युद्ध और यमन आक्रमणी युद्ध। ये किसके समय में हुआ, शुंग वंश के समय में 2 युद्ध हुआ, जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। इस काल में युद्ध भी हुआ, तो कौन कौन सा युद्ध हुआ, विदर्भ युद्ध और यमन आक्रमणी युद्ध, ये 2 प्रकार की युद्ध हुआ। अब देखिए इसमें हम और देखते हैं कि इन्होंने, शुंग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया, पाटलिपुत्र में बनाया। ठीक, देखिए राजा क्या करते हैं, उनका वंश आता है, राजा बनते हैं, अब वो राज करते हैं, तो राज में क्या करेंगे, इसमें यही पढ़ना ही है। यहाँ से राजधानी उठाकर वहां बना दिए, जो जहां शासन किया वहां का राजधानी उठाकर वहां बना दिए। कोई आया तो अभी तो जजिया कर, टैक्स, ये सब पढ़ाना भी बाकी है। तो इन्होंने सब अनेक प्रकार के विकास किए हुए हैं। ठीक, तो जिस तरह का इन्होंने विकास किया उस तरह का इसमें जिक्र हुआ है। अब देखिए इसमें हम बताते हैं आपको कि वाल्मीकि जी का नाम सुने होंगे। ठीक, कालिदास, अब कालिदास के बारे में कुछ हम जिक्र करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। ठीक, इसमें सिर्फ पुष्पमित्र शुंग लिख दीजिएगा, बौद्ध धर्म में चैतन्य भवन यहां लिखिएगा। ठीक, अगर हम तो मिटा दिए, लेकिन बौद्ध चैतन्य भवन किसके शासन में हुआ, तो पुष्पमित्र शुंग के समय में बौद्ध चैतन्य भवन का निर्माण हुआ था। इस शासन में, इनके शासन में क्या हुआ, 2 युद्ध हुआ था, कौन कौन, विदर्भ युद्ध और यमन आक्रमणी युद्ध। ठीक, ये हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, अगर साफ सुथरा दिखता होगा तो उसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सिर्फ इतिहास समझिए, सिलेबस अपना देखते रहिए। शुंग वंश कैसे हुआ, शुंग वंश में मतलब कौन आए तो किस प्रकार का विकास हुआ, इसमें यही प्रकार की जानकारी मिलेगा समझने के लिए। ठीक, उसके बाद अपना किताब आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, लूसेंट का भी है, वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब देखिए इन्होंने क्या हुआ, कालिदास के बारे में पढ़ते हैं। कालिदास ये भी एक बहुत बड़ा लेखक थे, रचयिता थे, कवि थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, मालविकी, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, मालविकाग्नि,
मालवी कागनी। ठीक, इस पुस्तक की रचना किसने किया? कालिदास ने की। और अग्निमित्र, अग्निमित्र ये भी इसमें ही चर्चा हुआ था। अग्निमित्र का भी मालवी का ये क्या हुआ? ग्रंथ हुआ। मालवी का अग्नि ये क्या हुआ? ग्रंथ हुआ। ग्रंथ कहिए या पुस्तक कहिए। ठीक, इसके लेखक कौन थे? कालिदास। इसमें अग्निमित्र एवं मालविका, अग्निमित्र एवं मालविका इस दोनों में प्रेम प्रसंग का संबंध था। प्रेम प्रसंग का संबंध था। ठीक, तो इसकी कथा कहानी जो है, इसकी इतिहास की चर्चा किसमें हुआ? मालवी कागनी नामक पुस्तक या ग्रंथ में इसमें इसका जिक्र हुआ। किसका? अग्निमित्र और मालविका के बीच क्या था? प्रेम प्रसंग था, दोनों में आपसी प्रेम था। तो इसकी चर्चा मालविका अग्नि ग्रंथ में हुआ था। इसके समय में दो यौवन आक्रमण हुई। दो यौवन आक्रमण को पुष्पमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। देखिए यहाँ पे अब बात उठता है कि पुष्पमित्र शुंग का पुत्र कौन था? पुष्पमित्र शुंग, इसका पुत्र कौन था? पुत्र कौन था? अग्निमित्र। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र। इन्होंने क्या किया कि यौवन, इसके समय दो यौवन विदेशी आक्रमण हुआ। पुष्पमित्र शुंग के समय में दो यौवन आक्रमण हुआ और दोनों यौवन आक्रमण में पुष्पमित्र शुंग ने अपने बेटे किसको? अग्निमित्र को दोनों में विफल कर दिया, मतलब हारा दिया। ठीक, अब इसमें इसके पहले आक्रमण के नेतृत्व में डेरियो, मतलब उसका नाम जो है थोड़ा सा, नेतृत्व में डेरोट्रियस, इसी के डेरोट्रियस याद दिए यहाँ पे, इसी के नेतृत्व में क्या हुआ? डेरोट्रियस के नेतृत्व में किया गया। दूसरे जो था डेरोट्रियस के नेतृत्व में पहला यौवन आक्रमण हुआ। ठीक, यौवन आक्रमण में दो हुआ, तो दो में पहला आक्रमण में डेरोट्रियस के नेतृत्व में हुआ और दूसरा आक्रमण जो हुआ ये किसके समय हुआ? मिंडा, दूसरी यौवन आक्रमण पहला हो गया प्रथम यौवन आक्रमण किसके समय हुआ? डेरोट्रियस के नेतृत्व में हुआ। और द्वितीय यौवन आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? मिरांडर, इसी के नेतृत्व में हुआ, जिसको क्या कहते हैं? मिलिंद ने किया। मिलिंद प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में? डेरोट्रियस के नेतृत्व में हुआ। द्वितीय आक्रमण यौवन आक्रमण जो कि मिंडरस के नेतृत्व में हुआ, इसके मिलिंद ने किया था। मिलिंद मिंडवार को बौद्ध भिक्षु भी का नागसेना का बौद्ध धर्म के प्रति शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्पमित्र शुंग विजय हुए और इस
अवसर पर पुष्पमित्र शुंग ने पतंजलि नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसमें उस समय देखिए पतंजलि का नाम हम आज सुने हैं, लेकिन पुष्पमित्र संघ के समय में ही पतंजलि का नाम था। जो हम आज उसका प्रोडक्ट देखते हैं, कौन, बिस्किट, घी, दूध, दही, आटा, तेल, सभी प्रकार का प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका। ठीक, तो पतंजलि के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपने राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थापित करके विदिशा ने बनवाया। कलिंग नरेश खारवेल के पुष्पमित्र शुंग को पराजित कर दिया और इस वंश में कुल 10 शासक थे। अब देखिए पुष्पमित्र शुंग के समय, इसको आप क्या समझ लिए, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, ठीक, या फिर वीडियो रोक के देख सकते हैं। अब पुष्पमित्र शुंग के समय में क्या हुआ, इनके नेतृत्व में कितने शासक राज किए, ये देखते हैं हम इधर। तो पुष्पमित्र शुंग या शुंग वंश के समय, शुंग वंश के समय कितने शासक, 10 शासक राज किए। ठीक, उसके बाद 10 शासक राज किए, जिसमें पहला शासक कौन था, शुंग वंश के समय 10 शासक राज किए। ठीक, जिसमें पहला शासक जो था, प्रथम शासक, वो कौन था, पुष्पमित्र शुंग था। पुष्पमित्र शुंग था। ठीक, उसके बाद देखिए पुष्पमित्र शुंग 9वां शासक भागभद्र एवं 10वां शासक देवभूति थे। अब देखिए इसमें बीच वाले शासक का नाम तो नहीं, लेकिन पहले शासक तो पता हो गया, और इसमें 9वां शासक, 9वां शासक जो थे, इधर देख लेते हैं, 10 शासक थे टोटल। ठीक, जिसमें प्रथम शासक ये हुए, उसमें 9वां शासक कौन थे, 9वां शासक जो थे भागभद्र 9वां शासक भागभद्र, और 10वां शासक कौन थे इसमें, देवभूति। देवभूति, ये क्या हुए, 10वां शासक हुए। ठीक, अब देखिए इसमें 10 शासक में देखिए कि पहला शासक में पुष्पमित्र शुंग रहे प्रथम शासक, और 9वां शासक भागभद्र, और 10वां शासक देवभूति रहे। ठीक, इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यमन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था। देखिए ये क्या किया कि भागभद्र 10वां शासक थे जो इस भागभद्र के दरबार में, अब देखिए यहाँ पे समझने की थोड़ा सा जरूरत है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। ठीक, या फिर वीडियो रोक के देख सकते हैं। भागभद्र के दरबार में यमन विदेशी आया एक, भागभद्र के दरबार में क्या हुआ, एक यमन आक्रमण, यमन के दरबार, यमन विदेशी राजदूत, यमन आक्रमण राजदूत आया, कौन, हेलियोडोटस। ठीक, यहां पे हमें सोचने की जरूरत है, भागभद्र के दरबार में ये कौन था, विदेशी था एक, विदेशी। ये कहां का रहने वाला था, यमन के रहने वाला था ये विदेशी, कौन, हेलियोडोटस। और यहीं पे देखते हैं हीरोडोटस। ठीक, ये क्या हुए कि जनक हुए, जनक, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, हीरोडोटस को।
ये कौन रहा? हेलियोडोटस। कौन था? यौवन आक्रमण जो आया था किसके? भागभद्र के दरबार में आया था और ये विदेशी था, यहाँ का रहने वाला नहीं था। जो यौवन आक्रमण हुआ उसी में आया था ये हेलियोडोटस और हीरोडोटस। इसमें दोनों में अंतर हो गया। हेलियोडोटस किस में पढ़ा है? शुंग वंश में। हीरोडोटस कौन है? वो इतिहास का जनक ही है। अब देखिए हेलियोडोटस आया था जो भागवत धर्म अपना लिया। अब ये जो आया युद्ध वगैरह करने के बाद क्या किया? भागवत धर्म अपना लिया। भागवत धर्म अपना लिया। उसके बाद देखिएगा उसमें भागवत धर्म का जिक्र हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी के बारे में उनका चर्चा हुआ था। इस भगवान सामान्य विदेशी वेशनगर मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया था। अब इन्होंने जब क्या किया कि यौवन यानी विदेशी आक्रमण जब हुआ उसके बाद भागवत धर्म जो अपनाया, कौन? हेलियोडोटस। तो ये क्या किया? मध्य प्रदेश में एक जो है गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवा दिया। कहाँ है वो गरुड़ ध्वज अभिलेख? एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक। भगवान विष्णु के लिए देवदेश्य शब्द का प्रयोग किया। शुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब में मिलता है। इस काल में अब देखिए शुंग वंश में क्या हुआ? संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है कि शुंग वंश में सर्वाधिक किस भाषा का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ या सर्वाधिक विकास हुआ? किस भाषा का विकास हुआ? अगर इसमें पूछ दिया जाए कि शुंग वंश में किस भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, तो उसमें क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। ठीक। उसके बाद देखिए इस वंश के 10वें अंतिम शासक देवभूति तो पढ़ लिए कौन? पुष्पमित्र शुंग, यानी शुंग वंश के बारे में डिटेल्स दिए। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कौन? कर्ण वंश। कर्ण वंश के बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे कि कर्ण वंश की स्थापना कैसे हुई, उस पर कौन बैठा, और उसके बाद अब इसके आगे बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।